एवरीबॉडी। आज हमारा सीडीपी का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने सोशलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था और जॉन डुई के बारे में पढ़ा था। तो मूविंग फॉरवर्ड आज हम उसी पैटर्न में चलेंगे। पहले हमारे जो PYQs हैं वो लास्ट हमारे जो हुए थे वो हमने ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे। उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे प्लस हमने असर्शन टाइप क्वेश्चंस देखे थे। फिर उसके बाद हमने जॉन डुई अपना कंप्लीट करा और हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा। तो आज हम सबसे पहले वही अपने उसी सेम पैटर्न में जाते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोशलाइजेशन के एक तो पेंडिंग है और एक जॉन डुई के पेंडिंग है। तो वो मैं दोनों आपको PYQs पहले एक लिस्ट करवा दूँगी, फ्यू क्वेश्चंस, ताकि उससे एक मोमेंटम बना रहता है। और फिर आज का टॉपिक जो है हमारा जेंडर, उसको हम देख लेंगे ताकि पैटर्न सेम रहे, ताकि कोई भी अब कन्फ्यूजन ना हो। अब हम सिंपली चल रहे हैं कि जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनके आगे आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इवेंचुअली टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो सोशलाइजेशन और जॉन डुई के सबसे पहले हम कुछ PYQs देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जेंडर की स्टार्टिंग करेंगे। पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि सोशलाइजेशन क्या था। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें चाइल्ड जो है वो सोशली अपने जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं सोशल होके वैल्यूज़ वहाँ से ले रहा है, बिलीव्स वहाँ से ले रहा है, नॉर्म्स वहाँ से ले रहा है, एटीट्यूड्स वहाँ से ले रहा है, कस्टम्स वहाँ से ले रहा है। तो हमने सोशलाइजेशन में यही सब पढ़ा था कि हम अपनी सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों से क्या सीख रहे हैं। दैट्स व्हाट ऑल सोशलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। और हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी प्राइमरी एजेंट की बात आए तो हमेशा जो आंसर होगा वो फैमिली होगा, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली है, स्कूल है, आपका पीयर ग्रुप है, मतलब जो आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, आपकी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, प्लस मास मीडिया है जो हम टीवी से सीख रहे हैं, हम किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इससे? एक तो हमें सोशल सोसाइटी में एडजस्टमेंट में वो होती है, हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स आते हैं, हमें राइट और रॉन्ग डेफिनेशन पता लगती है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में मदद मिलती है, हमें पता लगता है कि सोसाइटी किस चीज़ को फेवर करती है और किस चीज़ को नहीं करती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि सोशलाइजेशन आपस में सोसाइटी का एक प्रोसीजर है जिसमें इंडिविजुअल आपस में मिल रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फर्स्ट हम जो अपना PYQ है वो सोशलाइजेशन पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोशलाइजेशन रेफर्स टू। सोशलाइजेशन क्या है? क्या ये फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है? क्या ये लर्निंग टू एडजस्ट इन सोसाइटी है? ओनली स्कूल एजुकेशन है या इमोशनल डेवलपमेंट ओनली? तो ऑफकोर्स सोशलाइजेशन क्या है? कैसे आप सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करते हैं, कैसे आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट सोशलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ ले, प्राइमरी पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आंसर हमेशा क्या रहेगा? फैमिली। आंसर हमेशा क्या रहेगा? फैमिली। हम कर चुके। नेक्स्ट, पीयर ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। पीयर ग्रुप किस में हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फिजिकल ग्रोथ में, सोशल डेवलपमेंट में, जेनेटिक डेवलपमेंट में, हेरिडिटी में। ऑफकोर्स पीयर ग्रुप का लेना देना किससे है? सोसाइटी से, हमारे सोशल डेवलपमेंट से लेना देना है। विच फैक्टर नेगेटिवली अफेक्ट सोशलाइजेशन? कॉपरेशन, इंटरैक्शन, आइसोलेशन या पार्टिसिपेशन? कौन सा फैक्टर है जो नेगेटिवली अफेक्ट सोशलाइजेशन को करता है? ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था। अब आंसर क्या पूछा गया है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन में मतलब बात किस चीज़ की कर रही है? नेगेटिव की कर रही है, तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव इन नेचर होगा। कॉपरेशन क्या कोई नेगेटिव वर्ड है? आपस में दो लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, यही तो सोशलाइजेशन है, तो ये तो नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशलाइजेशन की, दो इंडिविजुअल्स आपस में मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, दो लोगों से मिलेंगे ही नहीं, चीज़ें सीखेंगे ही नहीं, तो फिर सोशलाइजेशन का पॉइंट ही क्या है? आइसोलेशन, आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? अकेले रहना, आइसोलेट कर लेना खुद को। दैट्स व्हाट अ नेगेटिव वर्ड इज़। क्योंकि अगर आप आइसोलेट कर लोगे, अकेले में रहना शुरू कर दोगे, तब आप सोशलाइजेशन नहीं कर सकते हो, तब सोशलाइजेशन का कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशलाइजेशन बाय। स्कूल कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है सोशलाइजेशन को?
promoting competition only, ignoring diversity, teaching social values and removes फोकसिंग ओनली ऑन एग्ज़ाम्स। तो क्या अगर स्कूल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा सोशलाइजेशन में? अब इसमें क्वेश्चन में पॉजिटिव बात पूछी जा रही है कि स्कूल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या स्कूल कंट्रीब्यूट करते हैं सोशलाइजेशन को बाय प्रमोटिंग कंपटीशन ओनली? कंपटीशन लाना क्या कोई सोशलाइजेशन है कि दो बच्चों में आपस में उनको भिड़ाना, उनमें कंपटीशन लाना? नहीं। इग्नोर करना डाइवर्सिटी को, क्या मैंने आपको ये बताया था कि डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दो, अगर बच्चों में फ़र्क है तो उसे इग्नोर कर दो? नहीं, बल्कि कहा था कि उन्हें केटर करो, उन्हें समझो, उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलो। फोकसिंग ओनली ऑन एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम पे ध्यान दो, बाकी कुछ चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दो। तो इसमें सोशलाइजेशन को तो हमने कंट्रीब्यूट करा ही नहीं अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम पे ध्यान दे रहे हैं। टीचिंग सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ये सोशलाइजेशन का प्रोसीजर है जिसमें हम टीचर की वैल्यू कर रहे हैं, सोशल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हेल्प करता है चाइल्ड को बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने वो सोसाइटी का। विदाउट सोशलाइजेशन प्रॉपर एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था जॉन डुई। जॉन डुई हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा था कि वह एक ग्रेट अमेरिकन फ़िलासफ़र है, एजुकेशनलिस्ट है। वो बिलीव करता है कि एजुकेशन ही लाइफ इटसेल्फ है, एजुकेशन ही लाइफ इटसेल्फ है, और उसको प्रिपरेशन ये नहीं है कि हम फ्यूचर लाइफ में उसके बारे में देखेंगे। और उनको हम, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और की आइडियाज़ इनके क्या थे कि स्कूल जो है ना वो एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह है। बेसिकली जो भी चीज़ें आप स्कूल में सीख रहे हो वो एक मिनिएचर सोसाइटी ही है आपकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो आपके अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड के ईयर्स हैं वो आप स्कूल में ही बिता देते हो। तो स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह आपके लिए वो एक्ट करता है। एक छोटी सी सोसाइटी बच्चे की वही बन जाती है। ये भी बताया था कि जो अप्रोच है वो इसमें क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कर कर सीखे बच्चा, मैंने आपको बताया था कि कर कर सीखे, ऐसे मेथड्स लगाए जिसमें उसको लर्निंग हो रही है बाय डूइंग, बाय डूइंग। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल इज़ ए प्लेस फॉर रोट लर्निंग, एग्जामिनेशन सेंटर, मिनिएचर सोसाइटी, डिसिप्लिन सेंटर। ये तो हमने अभी बात करी कि जॉन डुई के हिसाब से स्कूल क्या है, एक मिनिएचर सोसाइटी है। क्या है, एक मिनिएचर सोसाइटी है। जॉन डुई एम्फसाइज्ड, जॉन डुई ने किस पे एम्फसाइज करा, मेमोराइजेशन पे, पनिशमेंट पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, या फिर ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज पे? तो जॉन डुई ने किस पे एम्फसाइज करा? क्या उसने बोला कि रट्टा मारो? नहीं। क्या उसने बोला कि पनिशमेंट दो? नहीं। क्या उसने बोला कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दो? नहीं। उसने क्या बोला कि कर कर सिखाओ बच्चों को, प्रैक्टिकल नॉलेज दो, लर्निंग बाय डूइंग। विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन डुईज फिलोसफी? डुईज की फिलोसफी जो है वो कौन सा मेथड है? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, रेसिटेशन मेथड? ये हम बात कर चुके हैं जब हमने जॉन डुई का टॉपिक इन डिटेल पढ़ा था कि जॉन डुई कौन सा मेथड है? यस, प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें कर कर सीखा जा सके, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके, उसकी बात करता है। डू यू बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, या एग्जाम सेंटर्ड? ऑफ कोर्स जो डुई है वो बात करता है कि एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। अकॉर्डिंग टू डूइंग द एम ऑफ एजुकेशन इज, एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि एग्जाम्स लेते रहो, सोशल एफिशिएंसी आए, मेमोराइजेशन हो, या डिसिप्लिन है? ऑफ कोर्स ये भी एक सोसाइटी के बारे में ही बात कर रहा है, ये भी सोशलाइजेशन की ही बात कर रहा है, इसीलिए इसको टॉपिक को सोशलाइजेशन के बाद रखा गया है, क्योंकि ये भी मिनिएचर सोसाइटी की तरह ही देख रहा है चीज़ों को। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डूइंग द एम ऑफ एजुकेशन क्या है, सोशल एफिशिएंसी लाना। फिर से मैं आपके लिए दो क्वेश्चन एजर्शन टाइप के लेके आई हूँ ताकि इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एजर्शन तरीका याद है, पहले एजर्शन देखेंगे, फिर रीज़न देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, फिर देखेंगे अगर दोनों ट्रू हैं तो उनके आपस का रिलेशन क्या है। स्कूल इज़ ए मिनिएचर सोसाइटी, क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है, पहली बात तो सही हो गई, ठीक है। दूसरा, इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ। ऑफकोर्स स्कूल ही तो बच्चों को रियल लाइफ के लिए तैयार करते हैं, तो रीज़न भी सही हो गया। अब क्या इनका आपस का, स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, मैंने क्या बताया था कि असर्शन के बाद क्या लगा देंगे, बिकॉज, बिकॉज इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ, क्योंकि वो चिल्ड्रन को रियल लाइफ के लिए तैयार कर देती है। ये तो सेंस बन रही है, परफेक्टली बन रही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही हो, क्योंकि इसमें लिखा है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट आर तो सही है, दोनों का आपस में मेल तो बन रहा है।
तो फर्स्ट जो एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन का आंसर है वो ए ऑप्शन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में एजर्शन कहती है सोशलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, हाँ कि ना? अभी तक हम सारा टॉपिक ही इस पे बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो ट्रू हो गया। इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये हेल्प करती है चिल्ड्रन को नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सीखने के लिए, ये भी बात सही है। सोशलाइजेशन ही तो मदद कर रही है, तो ए भी सही है, आर भी सही है। अब देखेंगे ए और आर का लेना देना है कि नहीं। सोशलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, बिल्कुल करेक्ट, यही तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है। तो इसमें भी ऑप्शन ए इज़ द आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारे हो गए सोशलाइजेशन और जॉन डुई के कुछ क्वेश्चंस लेवल 1। अभी हम जो मैंने एज आपको पहले भी बताया था कि जब तक हमारी क्लासेस चल रही हैं तब तक हम लेवल 1 MCQs ले रहे हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट MCQ नहीं ले रहे हैं, उतना ही ले रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और उतना ही ईजी ले रहे हैं जितना हम कवर कर चुके हैं। वैसे तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं, वो कुछ नहीं होते, यही क्वेश्चंस होते हैं, इनको ही थोड़ा सा ट्विस्ट करा होता है बस। पर वो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वंस अगर आपकी सारी थ्योरी डन हो जाएगी, वंस अपनी सारे लेक्चर्स रिवाइज कर चुके होंगे, उसके बाद आप लेवल 2 लेवल 3 के MCQs ही हैं हमारे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम 20 to 22 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाती है CDP की थ्योरी, अगर हम इतनी स्लो भी चलें तो। ठीक है, फास्ट में तो हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, पर इतनी में हम सारी डिटेल कर देंगे। तो आज हमारा 6 लेक्चर है, तो 22nd लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमारे साथ साथ में लेवल 1 MCQs भी हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम है पूरा, हमारे पास लगभग, मैं अप्रॉक्स आइडिया ले रही हूँ कि हमारे पास 30 to 35 40 डेज़ बचने चाहिए बिफोर एग्ज़ाम, जिसमें हमने सिर्फ MCQs ही लेने हैं। तो अगर आप रोज़ 20-30 MCQs भी हम साथ में करेंगे और 20-30 में आपको PDF भी दे दिया करूँगी, तो वो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है आज का टॉपिक जो कि है जेंडर। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जेंडर क्या है, ठीक है। जेंडर एक सोशल और एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा जेंडर और सेक्स, ये दो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट ये बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। जेंडर जो है वो सीखा जाता है पूरे आपके जो लाइफ स्पैन में है ना, जेंडर आप अपना खुद डिसाइड करते हैं। कईयों के प्रोफाइल में आपने देखा होगा कि उन्होंने ही/शी ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, बिकॉज जेंडर हमारा राइट है कि हम खुद लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, लाइफ के टाइम के साथ खुद अपना चूज़ करते हैं। तो जेंडर क्या है, वो एक लर्नड प्रोसीजर है, वो बायोलॉजिकल प्रोसीजर नहीं है। ये नहीं है कि कोई अगर लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई तो वो उसका जेंडर हो गया, वो उसका सेक्स कहलाता है कि वो एक फ़ीमेल है या वो एक मेल है। लेकिन जो जेंडर है वो इंसान खुद अपना चुनता है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो ये बात याद रखेंगे इन दो वर्ड्स में डिफरेंस, कि जेंडर जो है वो एक सोशल और एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो लर्नड बिहेवियर है और वो वेरी करता है अक्रॉस कल्चर्स और टाइम में। वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम क्या रोल्स पकड़ते हैं लाइफ में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पकड़ते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस पकड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, जो हम पकड़ते हैं। ये जो मेल फीमेल है दैट इज़ नॉट जेंडर, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब जेंडर तो ठीक है, हमें समझ में आ गया। उसके बाद बात ये होती है कि सबसे पहले मैं आपको ये करा देती हूँ इस टॉपिक के पहले कि सेक्स और जेंडर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो एज डिस्कस कि सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो हमारे मेल फीमेल जो हमारे बर्थ पे ही डिटरमिन हो जाता है, ठीक है। जेंडर क्या है, ये हमारे रोल्स पे, हमारे बिहेवियर पे, हम कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं कि हमें क्या अपनाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स सेक्स जो है वो यूनिवर्सल रहता है, परमानेंट रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जेंडर वेरी करता रहता है, जिसका जैसे मन करता है वो चलता रहता है उस तरीके से। उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, मेल फीमेल इंटरसेक्स। और इसमें जेंडर में क्या एग्जाम्पल हो गया कि किसी का कोई सपोज मेल है लेकिन जो उसका नेचर है वो काफ़ी फेमिनिन इन नेचर है, तो दैट्स व्हाट कि वो अपने सोशलाइजेशन से, अपनी सोसाइटी से ले रहा है। या कोई एक फ़ीमेल है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी मेस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी हाई लेवल पे है,
फेमिनिन से ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है जबकि वो एक फीमेल है, तो वो जेंडर कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है ना। हर बंदे की एक एनर्जी होती है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे मेल्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, और बहुत सारे आपको ऐसे फीमेल्स भी दिखेंगे जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेंडर जो है वो हम अपनी सोसाइटी से और विद द पैसेज ऑफ टाइम लेते रहते हैं, और सेक्स जो है वो तो एक बार डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ कि आपका क्या है। ठीक है, तो ये आपको इनके बीच में डिफरेंस याद रखना है। मेन आपको यही टर्म याद रखनी है कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जो हम सोसाइटी से लेते हैं, और सेक्स जो होता है वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। अब अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, वो ये कहता है कि जो दो जेंडर्स हैं या कोई भी दो डिफरेंट सेक्स हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो चाहे एजुकेशन की हो, चाहे एक्सप्रेशन की हो, चाहे ट्रैवल की हो, चाहे फ्रीडम की हो, हर तरीके से उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। मतलब कि हमने 3 लोग हैं, ठीक है, सपोज़ ये आप एक स्टेडियम लगा लो, तो एक स्टेडियम एक हाइट पे है, अब 3 लोग हैं, तो हमने सबको ना सेम साइज़ के फट्टे दे दिए कि सेम साइज़ के फट्टे हमने सबको बाँट दिए, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई और भी छोटा है, कोई लंबा है, हमने सबको सबको सेम साइज़ के फट्टे दे दिए कि इन पे खड़ के आप अपना मैच एंजॉय कर लो। ये तो हो गई इक्वालिटी कि सबको सेम चीज़ दे देनी। इक्विटी होता है अकॉर्डिंग टू नीड्स देना, मतलब कि अगर एक स्टेडियम है और बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो जो सबसे छोटी हाइट वाला है उसको थोड़ा सा बड़ा फट्टा दे दिया, जो उससे छोटा है उसको थोड़ा उससे वो दे दिया, और जो सबसे ज़्यादा लंबा है उसको छोटा फट्टा दे दिया, क्योंकि उसकी तो हाइट ही ऑलरेडी वो है ना। तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको समानता से सेम नीड से सबको दे देना, और इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जितनी नीड है उसको उस अकॉर्डिंग देना। अभी तक क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स आएंगी जिन टर्म्स को आप बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है जेंडर रोल्स। क्या होता है ना, जब भी कोई इंसान होता है वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कुछ उसके रोल्स जो है ना वो प्री डिटर्मिन्ड होते हैं सोसाइटी की तरफ से। जैसे हम बोल देते हैं, जो कि बहुत सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बोल देते हैं कि जो जैसे काफ़ी लड़के जो हैं वो काफ़ी ब्लंट आवाज़ में बात करते हैं, फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ में बात करती हैं। तो बीइंग अ वीमेन एक पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, उसके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सोसाइटी जो है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्री डिटर्मिन कर देती है, उसको हम जेंडर रोल्स के नाम से जानते हैं। इनको इस तरीके से नहीं समझना है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत, पहले तो ये समझना है कि चीज़ है क्या। सही गलत तो हम बाद में देखेंगे कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो जेंडर रोल्स वो होते हैं जो सोसाइटी जो है वो प्री डिटर्मिन कर देती है। दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कुछ प्री कंसीव नोशन बना लेनी, ठीक है ना, कुछ प्री कंसीव नोशन बना लेनी किसी इंसान के बारे में, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेना कि भाई ये तो यही चीज़ कर सकता है, इसमें तो इतनी ही क्षमता है, एक स्टीरियोटाइप बना के चलना कि फ़ीमेल्स हैवी लोड नहीं उठा सकती हैं, मेल्स हैवी लोड उठा सकते हैं, फीमेल्स इमोशनल होती हैं, एक स्टीरियोटाइप बना लेना मन में, पहले से एक धारणा बना के चलनी चीज़ों को लेके, प्री कंज्यूम नोशन बना के चलनी कि भाई ये लड़की है तो ये कमज़ोरी होगी, ये लड़का है तो मजबूत ही होगा। इस तरीके की जो प्री कंसीव्ड नोशंस होती है ना, उनको हम जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम से जानते हैं। उसके बाद जेंडर डेमोक्रेसी। जेंडर डेमोक्रेसी तो मैंने आपको बताया कि जेंडर हम अपना बदल सकते हैं, ये हमारी खुद की विल होती है। जेंडर जो है डेमोक्रेसी, जेंडर कैन बी चेंज्ड, इट्स नॉट कांस्टेंट, जेंडर की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जेंडर अपना बंदा बदल सके और खुद चूज़ कर सके। फिर आता है हमारे पास जेंडर आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन है तो वो शी ही दोनों लिख सकता है, जो भी उनको फील हो, ठीक है, अगर वो शी फील कर रहे हैं तो वो शी फील कर सकते हैं, अगर वो ही फील कर रहे हैं तो वो ही फील कर सकते हैं, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। दूसरा जेंडर रोल, ये तो मैंने आपको बताया कि मेल के कुछ अलग रोल्स होते हैं, फीमेल के कुछ अलग रोल्स होते हैं, तो सबके जो है वो रोल्स जो है वो आजकल उनकी अपनी मर्जी है, वो डिसाइड हो चुके हैं।
एक सेकंड के लिए रुकेंगे। तो जेंडर डेमोक्रेसी हो गई, जेंडर आइडेंटिटी हो गई, जेंडर रोल हो गया। जेंडर टाइप होता है कि एक रोल को फॉलो करना। एग्जाम्पल, अगर लड़कियां हैं तो वो लंबे बाल रख रही हैं, इसका मतलब है कि वो जेंडर टाइप को फॉलो कर रही हैं। नहीं रख रही हैं तो वो नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर लड़की है वो लॉन्ग हेयर रख रही है, सही है कि गलत फिर हुई, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन इस टर्म्स का पहले मतलब समझेंगे कि जेंडर टाइप मतलब उस रोल को फॉलो कर रही है। कि लड़की है तो ठीक है मैं लंबे बाल रखूँगी, तो वो टाइप को जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया कि लड़का ऐसा ही होना चाहिए, लड़की वैसी ही होनी चाहिए। मेल फीमेल के लिए एक स्टीरियोटाइप सेट कर लेना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क करना किसी भी चीज़ पे, एजुकेशन पे, फूड पे, फ्रीडम पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का ना देना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। दो जेंडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना। जेंडर बाइसनेस, जेंडर बाइसनेस होती है जब हम एक जेंडर की तरफ झुकाव करते हैं, जो कि पुराने ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। ज़्यादा न्यूट्रिशन लड़कों को दिया जाता था, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को दी जाती थी, ज़्यादा एजुकेशन लड़कों को दिया जाता था। तो ये जेंडर बायसनेस है कि हमारा एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव है। या अगर क्लासरूम्स में है तो हम ज़्यादा लड़कों को साइंस जैसे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट दे रहे हैं, लड़कियों को हम आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो ये होती है कि जेंडर बायसनेस, हम फ़र्क दिखा रहे हैं, हम एक जेंडर की तरफ हमारा झुकाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जब एक स्कूल है, जब एक क्लासरूम है, तो टीचर शुड शो अ जेंडर सेंसिटिव इन नेचर, जिसमें कि वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो कि जेंडर सेंसिटिव हो। जैसे कि हम यूज़ कर लेते हैं टर्म्स लाइक कैमरा मैन। तो हम कैमरा मैन क्यों यूज़ करते हैं? हम कैमरा पर्सन भी तो यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बोल देते हैं चेयरमैन, वाई नॉट? हम कभी भी ये क्यों नहीं बोलते कि चेयर विमेन भी तो हो सकती है? तो हमेशा हम चेयरमैन बोल देते हैं, या फिर हम लोग कैमरा मैन बोल देते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनको जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। हमें रादर देन मैन बोलने की जगह पे हम पर्सन भी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक चेयर पर्सन, वी कैन स्पीक कैमरा पर्सन। तो ऐसे टर्म्स यूज़ करे जा सकते हैं। जेंडर फैसिलिटी, जेंडर फैसिलिटी वही है कि इक्विटी बेस्ड होनी चाहिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उस तरीके से हमें चलना चाहिए। ना कि जो इक्वालिटी भी एक ऐसा टर्म बन गया जो बहुत फैसिनेट कर देता है कि वाओ इक्वालिटी मिल रही है। लेकिन भाई अगर किसी को ज़रूरत ही नहीं है, अब हम बोलें कि एक इकनॉमी है उसमें हम पैसा इक्वल बांट देंगे सब में, भाई अगर अमीर को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है और गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो चीज़ें हैं ना वो इक्विटी बेस्ड होनी चाहिए। जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से वो बांटी होनी चाहिए। ना कि किसको कितना, ऐसे नहीं कि इक्वल हमने एक नंबर डिसाइड कर लिया वो हर तरफ से बढ़ गया। इक्विटी बेस्ड होनी चाहिए कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो उस अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ये सारी टर्म्स एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी। बाकी कोई भी ऐसी टर्म है जिसका दूसरे के साथ कोई कन्फ्यूजन हो, वो सबका अलग अलग हो सकता है, तो वो पूछ सकता है कि हाँ हमें इस टर्म में कन्फ्यूजन है, हमें इस टर्म में कन्फ्यूजन है, या हमें इन दो टर्म्स के डिफरेंस में कन्फ्यूजन है। तो वो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं कि किसका कौन से दो टर्म्स में कन्फ्यूजन है, या कौन सा टर्म बिल्कुल ही वेग चला गया, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद एक ये छोटी सी टर्म हमारी आज की रह गई है, जो कि हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम का मतलब होता है एक ऐसा करिकुलम जो यूजुअली अनरिटन होता है, जो लिखा नहीं हुआ है। करिकुलम तो वो चीज़ हो गई स्कूल करिकुलम में जो लिखी हुई है, जो करनी है, जो पता ही है। हिडन करिकुलम होता है जो कि अनरिटन होता है, आर्टिफिशियल नेचर होता है, जिसमें कि वैल्यूज़ हो गए, पर्सपेक्टिव्स हो गए, जो बच्चा स्कूल में सीखेगा, जो कि कहीं पे मेंशन्ड नहीं है, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम हिडन करिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज हमने बिगनिंग करी अपनी PYQ से। उसके बाद हमने जेंडर वाला टॉपिक करा, इजी टॉपिक था, कुछ ऐसा है नहीं है।